Hello friends, welcome back. In today's video, we are going to revise Unit 3 that mainly consists of fundamental processes for CSIR NET June 2020. So let's start. तो दोस्तों इस यूनिट में मेनली हम रिवाइज करेंगे कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स जिसमें आता है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग, फिर ट्रांसलेशन जिसमें जेनेटिक कोड्स भी हम स्टडी करते हैं। फर्दर कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस को हॉल्ट करवाते हैं, रोकते हैं। फर्दर रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिपेयर और ओपेरॉन मॉडल जिसमें लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आता है मीजल्सन एंड स्टाल मॉडल। मीजल्सन और स्टाल दो साइंटिस्ट थे। मीजल्सन और स्टाल ने क्या किया कि डीएनए की रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को स्टडी करने की कोशिश करी यूजिंग N14 एंड N15 मीडियम। अब एक ऐसा मीडियम लिया सबसे पहले जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन का ये आइसोटोप था N15, जिसकी वजह से डीएनए के अंदर जितने भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थे दे बिकेम N15। फिगर में देखिए आप, यहाँ फर्स्ट मीडियम आपको दिखा रखा है पिंक कलर से विच इज N15 मीडियम, जिसकी वजह से जो आगे डीएनए है उसको भी पिंकिश रेड दिखाया है। ऑल द डीएनए स्ट्रैंड्स आर N15 और इसके आगे राइट साइड में बैंड दिखाया है। ये बैंड थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाया है। दिस बैंड इज ऑफ N15 डीएनए। फिर आगे एक पीक भी दिखा रखी है। इसी के बाद फर्स्ट स्टेप पर जब रेप्लिकेशन हुई, अभी इन्होंने मीडियम चेंज कर दिया, N14 मीडियम कर दिया। तो मीडियम चेंज करते ही अब ये मीडियम दिखा रखा है ब्लू कलर से। जैसे ही N14 मीडियम आया तो जब डीएनए रेप्लिकेशन हुई तो जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, इसके अंदर जितने भी नाइट्रोजन थे देवर N14 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थे अब। लेकिन पेरेंटल डीएनए में अभी भी N15 मॉलिक्यूल्स ही थे। तो जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड डीएनए था दैट वाज अ हाइब्रिड। इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्ट्रैंड ऐसा था जिसके पास N14 नाइट्रोजन थे मॉलिक्यूल्स और दूसरा स्ट्रैंड ऐसा था जिसके पास N15 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थे। इस हाइब्रिड स्ट्रैंड के होने की वजह से जो राइट साइड में फिगर आई, जो बैंड आया, वो हल्का सा नीचे आया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि N14 का मॉलिक्यूलर वेट N15 से थोड़ा सा कम है और आप देख सकते हो पीक में भी हल्का सा शिफ्ट हुआ है। फर्दर एक और रेप्लिकेशन करवाई सेम N14 मीडियम में। इस स्टेप पर क्या मिलता है, दो अलग अलग तरह के डीएनए मिलते हैं। एक ऐसा डीएनए है जिसके दोनों ही स्ट्रैंड्स में N14 है और दूसरा ऐसा डीएनए है जिसे हम कह सकते हैं हाइब्रिड डीएनए, जिसका एक स्ट्रैंड फिर से N14 है लेकिन दूसरा स्ट्रैंड पहले की तरह N15 ही है। राइट साइड में फिर से बैंड देखेंगे, दो अलग अलग तरह के बैंड आए हैं। एक बैंड जो थोड़ा सा ऊपर है, जो सेकंड स्टेप वाले बैंड के इक्वल आया है, लेकिन दूसरा बैंड और नीचे आया है। और पीक भी अगर आप देखेंगे तो पीक में भी आपको क्लियर कट डिफरेंशिएशन मिलेगा। फर्दर एक और रेप्लिकेशन स्टेप आगे गए, फिर से देखा जो N14 पेरेंटल डीएनए था उससे दोनों ही स्ट्रैंड्स N14 आए। दो डीएनए बने, दोनों डीएनए N14 नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन जो हाइब्रिड डीएनए था उस डीएनए से एक डीएनए बना जिसके पास दोनों ही स्ट्रैंड्स N14 थे, बट दूसरा डीएनए फिर से हाइब्रिड ही बना। इसके पास फिर से एक स्ट्रैंड ऐसा था जिसमें N15 नाइट्रोजन था और दूसरा स्ट्रैंड ऐसा था जिसमें N14 नाइट्रोजन था और बैंड पैटर्न फिर से अलग आया है। तो इन फिगर्स से जो बैंड पैटर्न्स आए थे और जो पीक्स आई थी उनसे ये क्लियर हो गया मीजल्सन को कि डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल जो है दैट इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इस फिगर में ध्यान से देखिए, तीन तरह का रेप्लिकेशन दिखाया है। पहला कंजर्वेटिव, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा डिस्पर्सिव। जो पेरेंटल डीएनए है वो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया है, ऊपर हॉरिजॉन्टल जो डीएनए दिखाया है। इससे अगर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो एक एक पेरेंटल स्ट्रैंड दोनों ही डीएनए के पास वापस चले गए। दोनों ही प्रोजेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास एक एक ब्लू स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड रेड है जो कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड इसमें दिखाया गया है। बैंड पैटर्न देखिए इसी के नीचे, सीजम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू जो पैलेट आया है वो इंटरमीडिएट पैलेट है। जबकि कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में अगर मोड ऑफ रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता तो जैसा पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड था वो एज इट इज रहता और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड अलग बनता। ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड एक अलग बैंड देता और पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एक अलग बैंड देता।
तो जिसकी वजह से दो अलग अलग पैलेट्स आते सीजन क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू। अगर डिस्पर्सिव मोड ऑफ एप्लीकेशन होता तो पेरेंटल स्ट्रैंड में कहीं भी बीच बीच में न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जनरेट हो जाता, जिसकी वजह से बैंड पैटर्न नो डाउट इंटरमीडिएट ही आता, लेकिन जो पैलेट है वो बहुत ही थिक आता। ऐसा भी नहीं हुआ। बेसिकली जो मैकेनिज्म फॉलो किया है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन मैकेनिज्म फॉलो किया है, और कई बार CSIR नेट में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है, उस साइट को बोलते हैं हम ओरी साइट या फिर ओरिजिन साइट। इस ओरिजिन साइट का स्पेसिफिक फीचर क्या है? ये जनरली 245 बेस पेयर्स की साइट होती है, जिसके अंदर 3 रिपीट्स होते हैं 13 बेस पेयर के। अगर मैं एक लंबा सा रीजन बनाऊं तो इसके अंदर 3 रिपीट्स होंगे 13 बेस पेयर के, 13, 13 एंड 13, और 5 रिपीट्स होंगे 9 बेस पेयर के। तो इस तरह के कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं, और जहां पर भी ये कंजर्व सीक्वेंसेस मिलते हैं वहीं पर हम मान लेते हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन की ओरिजिन साइट है। डीएनए रेप्लिकेशन वहीं से स्टार्ट होता है। इसमें स्पेसिफिकली ये जो 13 बेस पेयर वाले रीजन्स होते हैं, दीज आर AT रिच रीजन्स। अब ये AT क्या है? AT इज एडेनिन थायमिन। इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देयर आर ऑलवेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो अगर इन दोनों डीएनए सीक्वेंस में एडेनिन और उसके अपोजिट थायमिन कंटेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये ऐसे चला जाएगा ऊपर, ऐसे यहां पर, ऐसे यहां पर। और अगर यहां पर जीसी कंटेंट ज्यादा होता तो इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते, और हेलिकेज एंजाइम को इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती, ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ती, जबकि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज वाई ये जो 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, दीज आर ऑलवेज रिच इन AT, ताकि कम एनर्जी की जरूरत पड़े और ये आसानी से सेपरेट हो जाए। अब ये सेपरेशन क्यों चाहिए? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, जब तक ये सेपरेट नहीं होगा तब तक इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड न्यू डीएनए कैसे सिंथेसाइज होगा। तो यहां पर देखिए आप फिगर में रेप्लिकेशन फॉर्क 2 स्ट्रैंड दिखाए हैं ब्लू कलर से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा वाला उसका ठीक अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और इसके बीच में जो वर्टिकल लाइंस दिखाई हैं ब्लू कलर से, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बाइंड करके रखे हुए हैं। लेकिन ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये आगे जाके ओपन हो गए, खुल गए, एक तरह का रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। और इसके ऊपर जो न्यू स्ट्रैंड है जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है, दैट इज न्यू स्ट्रैंड विद एरो, वो सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए डीएनए की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। सिंथेसिस कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में नहीं होती। और रेड कलर से जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिखा रखे हैं, दीज आर आरएनए प्राइमर्स। इस फिगर में देखिए एक बार, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स थे जो ब्लू कलर से दिखा रखे हैं, बीच में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है। और क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड्स पर अपनी अपनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो डीएनए सिंथेसिस दोनों ही डायरेक्शन में चल रही है। मतलब कि यहाँ पर 2 अलग अलग रेप्लिकेशन फॉर्क्स बन चुके हैं। अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क अपनी अपनी डायरेक्शन में आगे आगे मूव करते जाएंगे और फर्दर एक पूरा नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, विच इज अगेन सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल ही होगा और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। यहाँ पर पेरेंटल स्ट्रैंड फिर से ब्लू कलर से दिखाया है और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड पिंक या रेड कलर से दिखा रखा है। डीएनए सिंथेसिस के टाइम पर यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एक स्ट्रैंड है लीडिंग स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम कंटिन्यूस चलता जा रहा है। दूसरा स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड जो बेसिकली टुकड़ों में चल रहा है, कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 2 अलग अलग तरह से चलता है। एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता चलता है, दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसिस होती है।
और इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पर देखते हैं प्लेयर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ई कोलाई या कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में अलग नाम है उनका, ह्यूमंस और यूकैरियोट्स में अलग ही नाम है। ये अलग अलग प्रोटीन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर क्या क्या फंक्शंस होते हैं रेप्लिकेशन के टाइम पर। सबसे पहले हेलिकेज होता है जो डीएनए को ओपन करता है, अभी आपने सीखा समझा। फिर दूसरा लोडिंग हेलिकेज और प्राइमेज जो बेसिकली हेलिकेज एंजाइम को या प्राइमेज एंजाइम को लोड करके रखता है इसकी स्पेसिफिक साइट पर। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड मेंटेनेंस, मान लेते हैं कि ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था और यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम आ जाता है जो बेसिकली इन दोनों स्ट्रैंड्स को खोलता जा रहा है, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा है और आगे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन जो सिंगल स्ट्रैंड्स बन रहे हैं ये ऐसे अपने आप से स्टेबल नहीं रहते। इनको स्टेबल करने के लिए स्पेशल प्रोटीन आता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इन स्ट्रैंड्स पर आकर के बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रैंड्स सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रहते हैं। अगर ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इनके साथ बाइंड नहीं करेगा तो ये स्ट्रैंड्स वापस एक दूसरे के साथ हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्योंकि डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है। एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वापस से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस हेलिकेज एंजाइम का काम करना बेकार हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसलिए हेलिकेज के पीछे पीछे सिंगल स्ट्रैंडेड मेंटेनेंस। प्राइमेज जो बेसिकली एक प्राइमर को अटैच करता है। प्राइमर हमेशा आरएनए का बना हुआ होता है। अब वेरी शॉर्ट स्ट्रेच, बहुत छोटा सा आरएनए प्राइमर अटैच होगा, इसका 5 प्राइम एंड इस साइड होगा, 3 प्राइम एंड इस साइड होगा। और फर्दर एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 इस स्ट्रेच को फर्दर इलोंगेट करता है। तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं दीज आर डीएनटीपीज। अगर आपको डीएनटीपीज पता हो, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट, जिसमें आते हैं आपके एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि ये छोटा सा स्ट्रेच जो है ये आरएनए का होता है। इसके अंदर आपके आते हैं एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रहा है आगे की तरफ, और जब हमारी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी तो हमें इस आरएनए स्ट्रेच को रिमूव करना पड़ेगा। ये आरएनए स्ट्रेच रिमूव होगा और जो स्पेस बचेगा वो फिल होगा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो वो फंक्शन परफॉर्म करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है डीएनए पॉलीमरेज 1? रिमूवल ऑफ आरएनए एंड फिलिंग द गैप। तो ये सारे काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 इलोंगेशन करवाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर स्लाइडिंग क्लैंप, एक क्लैंप होता है जो स्लाइड करता रहता है। फिर क्लैंप लोडिंग प्रोटीन जो उस क्लैंप को लोड करवा के रखता है। स्ट्रैंड इलोंगेशन, आरएनए प्राइमर रिमूवल, प्राइमर को हमें निकालना है, और फर्दर लाइगेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं इनकी लाइगेशन होती है, ये भी आगे आएगा। तो ये टेबल ली गई है एडंकल की बुक से। एडंकल की बुक्स बहुत अच्छी हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपने बुक्स अभी तक नहीं ली हैं तो ज़रूर इनको परचेज कीजिए, क्योंकि इनका स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा है CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए। इस फिगर में देखिए क्लियर कट दिखा रखा है कैसे प्राइमेज एंजाइम जगह जगह रेड कलर के आरएनए प्राइमर्स अटैच कर रहा है और फर्दर डीएनए पॉलीमरेज इन प्राइमर्स को इलोंगेट कर रहा है। दो स्ट्रैंड है, एक लीडिंग स्ट्रैंड की तरह सिंथेसाइज हो रहा है कंटिन्यूसली, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड की तरह सिंथेसाइज हो रहा है डिसकंटिन्यूसली, और पीछे पीछे हेलिकेज एंजाइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन करता जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता हुआ चल रहा है। दोस्तों यहीं पर एक कंसेप्ट आता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम का। टोपोआइसोमरेज जो बेसिकली पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। तो जब हेलिकेज एंजाइम इन स्ट्रेचेस को खोलता है, इन स्ट्रैंड्स को अलग अलग करता है, तो पीछे की तरफ ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है, पॉजिटिव सुपर कॉइल्स बोलते हैं हम उसको। यहीं पर एक कंसेप्ट आता है लिंकिंग नंबर का। इस फिगर में देखिए आप लिंकिंग नंबर ठीक से दिखा रखा है, किस तरीके से लिंकिंग नंबर चेंज हो रहा है।
और इस लिंकिंग नंबर को वापस नॉर्मल पे लाने के लिए, या कहना चाहिए कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए, ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम मेजर रोल प्ले करता है। और ये टोपोआइसोमरेज भी फर्दर दो तरह का होता है, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2। तो ये एंजाइम वाया सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक और वाया डबल स्ट्रैंड ब्रेक ये जो सुपर कॉइल्स हैं इनको रिमूव करता है और फर्दर डीएनए की कॉइलिंग को नॉर्मलाइज करता है। तो यहाँ पर टोपोआइसोमरेज का रोल भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तीन एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, जिनके रोल्स यहाँ पर बता रखे हैं। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम तीनों ही एंजाइम्स में है। डीएनए पॉलीमरेज 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। जबकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 में है, ना ये एक्टिविटी 2 के पास है ना 3 के पास है, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज 1 मेजर रोल प्ले करता है डीएनए रिपेयर और गैप फिलिंग में। जबकि डीएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए रिपेयर में कुछ रोल प्ले करता है जरूर, और डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। यही वो एंजाइम है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए को रेप्लिकेट करवाता है, चेन को इलोंगेट करवाता है। अब यहाँ देखिए फिगर में दोस्तों, दो स्ट्रैंड थे पेरेंटल, ब्लैक लाइन से शो कर रहे हैं। दोनों का ओरिएंटेशन एक दूसरे के अपोजिट था। एक था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा था 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है उसके एक एंड पर एक आरएनए प्राइमर लगेगा। ये रेड कलर से शो कर रखा है आरएनए प्राइमर, और इस आरएनए प्राइमर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होगा क्योंकि डायरेक्शन, सिंथेसिस की डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव करती है, राइट। ये सिंथेसाइज हो रहा है पीछे की तरफ। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। इसी के अपोजिट जो दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड है, इस पर अलग अलग आरएनए प्राइमर्स अटैच हुए हैं। रेड कलर से जितने भी प्राइमर्स दिखा रखे हैं, दीज आर आरएनए प्राइमर्स। तो ये आरएनए प्राइमर अटैच हुआ, इसकी डायरेक्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी सिंथेसिस की। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रेच सिंथेसाइज हुआ, फिर एक और प्राइमर लगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा स्ट्रेच सिंथेसाइज हुआ, फिर एक और प्राइमर लगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, तीसरा स्ट्रेच सिंथेसाइज हुआ, फिर यहां पर एक आरएनए प्राइमर लगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक और स्ट्रेच सिंथेसाइज हो गया। तो अब आप कहोगे कि ये अलग अलग सिंथेसाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर जितना डीएनए स्ट्रेच खुला हुआ है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, दूसरा एक सिंगल स्ट्रैंड है, तो सिंथेसिस जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो मूव करेगा। सपोज मैं ये मान के चलता हूं, मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूं यहाँ पर, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। तो ये यहां से पीछे की तरफ मूव कर रहा है, राइट। अब जब ये हेलिकेज जो यहां पर एक्ट कर रहा था, हेलिकेज, ये फर्दर स्ट्रेच और ओपन करेगा। तो मैं इसको यहां नीचे फिगर में दिखा देता हूं। तो अब इस फिगर में देखो, ये मान के चलो कि जितना ये सिंथेसिस हो चुकी थी इतनी मैंने इस फिगर में दिखा दी, और फर्दर इसके आगे रेप्लिकेशन पॉज इतनी और ओपन हो गई। तो जब ये फर्दर और ओपन हुई तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो लीडिंग स्ट्रैंड पीछे से सिंथेसाइज होता हुआ आ रहा था, इसकी डायरेक्शन क्या थी, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये सिंथेसाइज होता हुआ आ रहा था, ये और आगे मूव कर जाएगा एज इट इज। तो अब ये कितना सिंथेसाइज हो जाएगा, ये बन जाएगा यहां से यहां तक, पूरा का पूरा स्ट्रेच एज इट इज आगे सिंथेसाइज हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, एक ही वे में एक ही स्ट्रेच में आगे बढ़ता जा रहा है, फ्रेगमेंट्स नहीं है इसमें अलग अलग। लेकिन ये जो छोटा सा स्ट्रेच अब ओपन हुआ है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड पे जो अब छोटा सा स्ट्रेच रह गया, इसको फिल करने के लिए फिर से एक और आरएनए प्राइमर छोटा सा यहां पर अटैच होगा। देखिए डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही चलेगी, यही मैं आपसे शुरू से बताता चला रहा हूँ। ये डायरेक्शन इस वाले स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, पेरेंटल स्ट्रैंड की, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे चलेगी 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये वाला भी 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, एंड दिस इज ऑल्सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसमें फिर से एक आरएनए प्राइमर अटैच होगा, यहाँ पर फिर से इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ये एक और नया स्ट्रेच सिंथेसाइज हो जाएगा। दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड न्यू फ्रेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट।
तो ये रीजन है कि जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक स्टैंड पर तो लगातार कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती चली जाती है। इस स्टैंड को हमने बोल दिया लीडिंग स्टैंड, और जिस स्टैंड पर टुकड़ों में सिंथेसिस होती है उसको हमने बोल दिया लैगिंग स्टैंड। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप पर डीएनए पॉलीमरेज 1 इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करेगा, और ये प्राइमर्स जब रिमूव हो जाएंगे तो यहां पर कुछ स्पेस बचेगा, इसको बोलते हैं गैप्स। अब ये गैप बन गए हैं, ये गैप्स फिल करने के लिए भी डीएनए पॉलीमरेज 1 यही एंजाइम आएगा, इन गैप्स को फिल करेगा। तो अब यहां पर एक नया कंसेप्ट जो आपको समझना है वो है गैप और निक में क्या डिफरेंस है। यहां फिगर में देखिए, सपोज एक स्टैंड है, इसके ठीक कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड है दूसरा स्टैंड, उसमें हर न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट एक न्यूक्लियोटाइड बैठा हुआ है। एडनिन के अगेंस्ट थाइमिन, थाइमिन के अगेंस्ट एडनिन, ग्वानिन के अगेंस्ट साइटोसिन, लाइकवाइज सी जी सी जी जी सी जी सी, ए टी टी ए टी। जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे ऑल आर कंप्लीट। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कहीं बीच में दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, अगर आपको थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री पता हो इसकी, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर ऑलवेज लिंक्ड वाया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में से मिसिंग है, नहीं बना हुआ, इस तरह के गैप को बोलते हैं निक। मतलब इसको गैप नहीं बोलते, निक बोलते हैं। और अगर बाई चांस कोई न्यूक्लियोटाइड मिसिंग है, मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड ही मिसिंग हो गया, अब इसको बोलेंगे गैप। एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स अगर मिस हो जाएं, सपोज इतने एरिया में न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, तो इस पूरे को बोलेंगे गैप। ओके, तो ये जो गैप है ये गैप फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि वहां पर आरएनए का छोटा सा स्ट्रेच होता है, मतलब कि आरएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी होते होंगे, और वो न्यूक्लियोटाइड्स जब उसने बाहर निकाल दिए तो उतने एरिया में अब न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, उस जोन को बोलेंगे गैप, और उस गैप को फिल करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। ओके, फर्दर निक रह जाएगी, एक निक रह जाती है। सपोज यहां पर डीएनए पॉलीमरेज 1 ने गैप फिल कर दिया, सी के अगेंस्ट जी आ गया, जी के अगेंस्ट सी आ गया, यहां पर सी आ गया। लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज 1 से यहां पर एक निक रह जाती है। इस निक को फिल करने के लिए, या कहना चाहिए कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, एक और एंजाइम आता है जिसे बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। अब ये लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, यहां पर दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एक नया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा, फिगर में आप देख सकते हैं। और ये बॉन्ड बनने के बाद जो निक है वो खत्म हो जाएगी, डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो ये काम करता है डीएनए लाइगेज। इसके बाद आता है डीएनए रेप्लिकेशन की टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के लिए स्पेसिफिकली 10 प्रोटीन्स होते हैं, टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस, जो टर्मिनेशन साइट से बाइंड करते हैं, और टर्मिनेशन साइट से बाइंड करने के बाद जो हेलिकेज एंजाइम है वो उसके आगे, टर्मिनेशन साइट के आगे मूव ऑन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन वहीं पर स्टॉप हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है। यहां पर पूरी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी जो टीलोमियर्स हैं उनकी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होती। टीलोमियर्स की रेप्लिकेशन के लिए स्पेसिफिकली एंजाइम आता है टीलोमरेज। अब टीलोमरेज एंजाइम कैसे काम करता है, फिगर में देखिए आप, दो स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा उसके नीचे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लेकिन जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो काफी आगे तक बढ़ा हुआ है, एक ओवरहैंग है। इसी के ऊपर आकर के अटैच होता है टीलोमरेज। टीलोमरेज के पास अपना एक सीक्वेंस है जिसे हम बोलते हैं आरएनए टेम्पलेट। ये इसके टीलोमरेज एंजाइम के पास होता है पहले से ही, जिसको ये यूज करता है। इस आरएनए टेम्पलेट की हेल्प से ये एक स्ट्रेच को और लेंदी करता है। इसी लीडिंग स्ट्रैंड पर जो स्ट्रेच है उसको फर्दर लेंदी करता है, इस आरएनए के अगेंस्ट ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता हुआ चलता है, और ये कई बार होता है, ये रिपीट में होता है, रिपीटेड मोड में होता है। तो फर्दर जब ये स्ट्रैंड बहुत लेंथी हो जाता है तो उसी के नीचे
फिर से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस स्ट्रेच को कंप्लीट करता है लैगिंग स्ट्रैंड पर और फाइनली टेलोमियर सिंथेसाइज हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर रेप्लिकेशन साइकिल के साथ टेलोमियर्स छोटे होते जाएंगे और बहुत जल्दी हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए टेलोमरेज अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आरएनए टेम्पलेट की हेल्प से ये डीएनए बनाता है। CSIR नेट दिसंबर 2019 में रेप्लिकेशन के ऊपर स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चंस आए हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं जल्दी से देख लेते हैं। In the diagram below, the dotted line marks the point of initiation of bidirectional replication. 2 लाइन्स दिखा रखी हैं, एक 5' to 3', दूसरा 3' to 5'। 4 स्टेटमेंट दिए हैं ABCD। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो दोस्तों ऐसी कुछ फिगर दी है उन्होंने, ये बीच में ओरिजिन साइट है रेप्लिकेशन की। अब वो पूछ रहा है कि कहां पर लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, कहां पर लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगी। अब आप सोचिए, अगर मैं इस स्टैंड पर 5' से 3' की ये डायरेक्शन कर दूंगा तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले स्टैंड की डायरेक्शन भी यही है, 5' से 3'। और आपको पता है कि दोनों स्टैंड्स एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं। मतलब इस स्टैंड पर सिंथेसिस कैसी होनी चाहिए? यहां पर आना चाहिए 5', यहां पर आना चाहिए 3', और सिंथेसिस होगी इस डायरेक्शन में। मगर क्या ऐसे सिंथेसिस हो पाएगी? क्योंकि ये ओरिजिन साइट है, तो डीएनए रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगी और ये दिखा रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट हुई थी और इधर को चली गई। मतलब कि ये ऑप्शन गलत है, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? होगा कुछ इस तरह कि ये ओरिजिन साइट है, यहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी और इस डायरेक्शन में चलती जाएगी और कंटिन्यूस चलेगी। ये आ गई 5', ये होगा 3', क्योंकि ये ओरिजिन साइट है, यहां से चलेगा। अब इस स्टैंड पर ये ओरिजिन साइट है और डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ये 5' है, तो इधर 3' आना चाहिए। तो और यहां से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि लीडिंग स्टैंड ऐसे सिंथेसाइज होगा 5' से 3'। डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि इस वाले स्टैंड की डायरेक्शन इधर से इधर को है, तो जो नया स्टैंड सिंथेसाइज होगा उसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट को होगी। तो ये तो लीडिंग स्टैंड की कहानी हो गई। तो अगर ये लीडिंग स्टैंड है तो मतलब इसके पीछे वाला क्या होगा? लैगिंग स्टैंड। ठीक है, तो अब यहां पर सिंथेसाइज कैसे होगी? यहां पर ये, फिर दूसरा स्टेच ये, फिर तीसरा स्टेच ये, फिर चौथा स्टेच ये, इस तरीके से 5' से 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस होती चली जाएगी। और यहां पर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से 5' से 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस चलती चली जाएगी। तो यहां पर बनेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स और ये बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड। और क्योंकि डीएनए लाइगेज मेनली इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है, तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ऑन राइट साइड ऑफ डॉटेड लाइन द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ऑकर्स यूजिंग द अपर स्ट्रैंड एज द टेम्पलेट, ये गलत है। दूसरा, ऑन द राइट साइड ऑफ डॉटेड लाइन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ऑकर्स यूजिंग द लोअर स्ट्रैंड एज टेम्पलेट, ये सही है। तीसरा, लाइगेज डेफिशिएंट म्यूटेंट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइगेज एंजाइम है ही नहीं, would affect replication of the upper strand on the left side of dotted line, ये फिर से गलत है। A ligase deficient mutant would affect replication of lower strand on the left side of dotted line, ये स्टेटमेंट सही है। मतलब कि B and D are correct, that means option third is the right answer। एक और क्वेश्चन देखते हैं। The figure below shows the structure of replication fork, एक फिगर दी है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 फ्रेगमेंट्स दिखाए हैं। फर्स्ट फ्रेगमेंट दिख रहा है लीडिंग स्ट्रैंड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द लीडिंग स्ट्रैंड व्हाइल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट लीडिंग दिख रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं। बी, अमंग द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स सिंथेसिस ऑफ फोर्थ occurs prior to the synthesis of third and second, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ की सिंथेसिस पहले होगी
सेकंड और थर्ड की सिंथेसिस उसके बाद होगी। फोर्थ के बाद थर्ड की सिंथेसिस होगी, थर्ड के बाद सेकंड की सिंथेसिस होगी। उसी सीक्वेंस में सिंथेसिस होती है जिस सीक्वेंस में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव करता जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में यूनिट 3 के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।